हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस फिल्म के बारे में बताने वाला हूं वह एक जापान की लाइव एक्शन मूवी है जिसमें आपको दमदार एक्शन और मॉन्स्टर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत एक माँ और बेटे के साथ होती है। ये दोनों अपने घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में उस बच्चे को एक छोटी लड़की दूर खड़ी दिखती है जो बारिश में भीग रही होती है, मगर वह लड़की उसकी माँ को नहीं दिख रही होती। लड़की की मदद करने के लिए वह छोटा बच्चा उस लड़की के पास चला जाता है और उसको अपनी छतरी देने की कोशिश करता है। तभी वहां पीछे से उसकी माँ भी आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वे छोटी लड़की मुड़ती है और उसकी माँ मर जाती है। इस सीन में हमें सिर्फ वे औरत मरते हुए दिखाई जाती है, पर वे कैसे मरी या उस बच्ची ने उसे मारा ये नहीं दिखाया जाता। फिर कहानी 10 साल का जंप लेती है जहाँ वे छोटा बच्चा बड़ा हो गया है और कुछ शरारती लड़कों को मार रहा है, क्योंकि इन तीनों ने एक छोटे बच्चे के फूल गिरा दिए होते हैं, जहां वे उन लोगों को सबक सिखाता है और उनसे उस बच्चे से माफ़ी मांगने को कहता है, जिस पर वे माफ़ी तो मांगते हैं पर वे तीनों उस बच्चे को नहीं देख पाते क्योंकि वे बच्चा जिंदा नहीं है। सिर्फ इचिगो ही उसे देख सकता है क्योंकि उसके पास आत्माओं को देखने की शक्ति है और उस बच्चे से कहता है ऐसे अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमते और उसे जल्दी से स्वर्ग जाने को कहता है। जिसके बाद वे अपने घर जाता है जहाँ उसके पिता उस पर टाइम से ना आने पर चिल्लाते हैं और उसे डांटते हैं, जिस पर वे बिना खाने खाए अपने कमरे में चला जाता है जहाँ उसकी दोनों बहनें कहती हैं कि पता है ना भाई को आत्माएं देखने से कितना स्ट्रेस रहता है। जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, मुझसे तो कभी कुछ शेयर नहीं करता। जिस पर उसकी छोटी बेटी कहती है क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल एक 12 साल के छोटे बच्चे की तरह है। जिस पर वे सर पकड़ कर बैठ जाता है अपनी बीवी की तस्वीर के सामने। वहीं इचिगो अपने कमरे में जाता है तो उसे एक लड़की पुराने ज़माने के कपड़े पहने हुए दिखती है, जिस पर इचिगो उससे बोलता है कि कौन से ज़माने से धरती पर भटक रही हो। जिस पर वे लड़की चौंक जाती है कि ये लड़का मुझे कैसे देख सकता। फिर वे इचिगो के कमरे के छुपी एक आत्मा को पकड़कर हेवन में पहुंचा देती है, जिस पर इचिगो उससे बहुत सारे सवाल पूछने लगता है। जिस पर वे लड़की अपनी पावर का यूज़ करके उसके हाथ बांध देती है और कहती है कि कुछ भयानक यहाँ आ रहा है। तभी इचिगो की बहन की चिल्लाने की आवाज़ आती है। इस पर इचिगो अपने हाथों को बड़ी आसानी से छुड़ाकर अपनी बहन के पास पहुंच जाता है, जिस पर वे लड़की सोचने लगती है कि इसकी एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। जब इचिगो अपनी बहन के पास पहुंचता है तो वह कहता है कि उसको एक भयानक आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसके बाद एक मॉन्स्टर उसको अपने साथ ले जाता है। जिस पर इचिगो उसका पीछा करता है और उससे लड़ता है पर अपनी बहन को नहीं बचा पाता। जिसके बाद वहाँ पर वे लड़की आती है और कहती है कि ये मॉन्स्टर तुम्हारे जैसे लोगों का शिकार करता है और उनकी आत्माएं खाता है, और ये कहते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करके उस बच्ची को बचा लेती है, लेकिन मॉन्स्टर से लड़ते वक्त अपना एक हाथ जख्मी कर लेती है। जिस पर इचिगो उसके पास पहुंचकर पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन। जिस पर लड़की कहती है कि वे एक रीपर है और इसे मॉन्स्टर का सामना करती है, पर मेरा हाथ टूटने की वजह से अब मैं तुम दोनों को नहीं बचा सकती। अगर तुम अपनी और अपनी बहन की आत्मा बचाना चाहते हो तो तुम्हें भी एक रीपर बनना होगा। जिस पर इचिगो अपनी बहन की जान बचाने के लिए हामी भर देता है। इसके बाद वे लड़की उसके सीने में अपनी तलवार घुसा देती है और अपनी रीपर की शक्तियाँ बांट लेती है, जिससे इचिगो एक रीपर बन जाता है। जिसके बाद उसकी ड्रेस पूरी तरह से बदल जाती है और उसके पास एक स्टाइलिश तलवार भी आ जाती है, जिसकी मदद से वह उस मॉन्स्टर को बड़ी ही आसानी से उसके 2 टुकड़े करके मार देता है। लेकिन उसके तुरंत बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि इचिगो अपनी नींद से उठ जाता है और कहता है कि ये सब क्या एक सपना था। लेकिन जब वह अपने कमरे से नीचे जाता है तो उसे अपना घर टूटा हुआ मिलता है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि कल रात एक ट्रक वाला यहाँ घुस गया था। तभी वहाँ उसकी बहन आती है और उसे भी रात के बारे में कुछ याद नहीं रहता। इसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ ओरिही में इचिगो के ख्यालों में डूबी रहती है, जहाँ इचिगो आ जाता है, जहाँ सब उससे पूछते हैं कि सुना है कि कल रात तुम्हारे घर में एक ट्रक घुस गया था, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। तभी वहाँ वह रात वाली लड़की आ जाती है, जहाँ ओरियो उसके पास जाके कहती है कि इसका नाम रुकिया है और इसने एडमिशन लिया है हमारी क्लास में। इसके तुरंत बाद वे इचिको को पकड़ के अपने साथ टेरेस पर ले जाती है और कहती है कि वे अब सोल वर्ल्ड में नहीं जा सकती और ह्यूमंस की दुनिया में फंस गई है, क्योंकि कल रात गलती से मैंने अपनी सारी पावर्स दे दी हैं और अब मैं एक रीपर नहीं रही, पर मुझे पता है कि वापस रीपर्स कैसे बनना है। और इचिको को एक मुक्का मार के उसके शरीर से उसकी आत्मा अलग कर देती है और उसकी तलवार अपने सीने में रखकर उसको अपनी शक्ति वापस मांगती है और वे तलवार अपने सीने में घुसाने लगती है, पर कुछ नहीं होता, जिस पर वे निराश हो जाती है और इचिको को कहती है कि ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा लो है, तुम्हें अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी। अब जब तक मुझे मेरी पावर्स वापस नहीं मिल जाती
तब तक तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिस पर इचिको कहता है कि आखिर किस तरह का काम, थोड़ा डिटेल्स में बताओगी। रुकिया कहती है कि रीपर्स के 2 काम होते हैं, एक तो जो आत्माएं धरती छोड़कर नहीं जाना चाहती उनको पकड़कर उनकी मंजिल तक पहुंचाना, और दूसरा आत्माओं को खाने वाले मॉन्स्टरों को मारना, जिनमें से एक ने कल रात तुम पर हमला किया था। जिस पर इचिको मना कर देता है और कहता है कि कल रात मैंने उस मॉन्स्टर को अपनी फैमिली को बचाने के लिए मारा था, अब मैं ये काम नहीं करने वाला। जिस पर रुकिया कहती है कि रीपर बनने की वजह से तुम्हारी आत्मा पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, नई शक्तियों का, जिन्हें तुम्हारा शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और तुम कुछ दिनों में मर जाओगी। जिस पर इचिको डर जाता है और रुकिया से इसका कुछ सोल्यूशन मांगता है। जिस पर वह कहती है कि तुम्हें उसके लिए मॉन्स्टर का शिकार करना पड़ेगा और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगी जिससे कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रॉन्ग बन सके इन पावर्स को बर्दाश्त करने के लिए। पर इचिको उसकी बात नहीं सुनता और अपने घर चला जाता है, जहां उसके कमरे में पहले से रुकिया रह रही होती है और उससे कहती है कि क्योंकि अब वे सोल वर्ल्ड में नहीं जा सकती तो मैं अब यहीं रहूंगी, क्योंकि इंसानों की दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है। और अगले दिन इचिको को सुबह सुबह से उठा देती है और उसकी ट्रेनिंग करवाने लगती है, जिसमें इचिको को कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वे तभी वहां ओरियो आ जाती है और उनके साथ में देखकर वहां से चली जाती है। जिस पर इचिको कहता है कि लगता है उसने हमारे रिश्तों को कुछ और ही समझ लिया है, और वह भी वहां से चला जाता है। इसके बाद रुकिया अपने एक साथी के पास अपनी डिवाइस की बैटरी लेने जाती है, जहां वे कहता है कि रुकिया तुम्हें जल्दी कुछ करना पड़ेगा वापिस से रिपर्स बनने के लिए, वरना कुछ ऐसा हो सकता है जो नहीं होना चाहिए। जिसके बाद हमें एक डार्क जगह पर 2 आदमी बात करते हुए दिखते हैं, जिनमें से एक कहता है कि मैं रुकिया की एनर्जी फील नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है वे मर चुकी है या उसने अपनी पावर किसी को दे दी है। जिस पर दूसरा बंदा कहता है कि अगर ये सच है तो उसको फौरन पकड़कर मेरे पास लाओ। जिसके बाद वह आदमी इचिको के रास्ते में आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे पास से एक हाई लेवल की रीपर एनर्जी आ रही है, तो वो तुम ही हो जिसको रुकिया ने अपनी पावर दी है। जिस पर इचिको मना करता है और कहता है कि वे किसी रीपर और रुकिया को नहीं जानता, जिस पर वे उस पर हमला कर देता है। पर इचिको वहां से भाग जाता है। वह आदमी उसका पीछा कर रहा होता है कि उसके पीछे से उस पर एक तीर से कोई हमला करता है, पर वह बच जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां उसके साथ में पढ़ने वाला एक लड़का उससे पूछता है कि क्या तुम एक रीपर हो। जिस पर इचिको हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। जिस पर वह कहता है कि मेरा नाम ओरियो है और मैंने 1 साल पहले ही तुम्हारी क्लास में ट्रांसफर लिया है। मैं क्विंसी ट्राइब से ताल्लुक रखता हूँ और मेरी पूरी फैमिली को रीपर्स ने मार दिया था, तभी से मैं रीपर का शिकार कर रहा हूँ। और अपना धनुष दिखाता है, जिससे कल रात उसने इचिको की मदद की थी, और कहता है कि 1 साल पहले मैंने तुम्हारी एनर्जी फील की थी, और कहता है कि अब अपने रीपर्स के अवतार में आओ और मुझसे लड़ो। पर इचिको उससे नहीं लड़ता, जिस पर ओरियो कहता है कि उसे पता है कि तुम्हें रीपर बनने पर कैसे मजबूर किया जा सकता है। जिसके बाद वह अपनी पॉकेट से एक पत्थर निकाल कर तोड़ देता है और जाके पास में ही छुप जाता है, जिससे रुकिया के डिवाइस में मॉन्स्टर का सिग्नल आने लगता है। और रुकिया इचिको के शरीर से उसकी रीपर फॉर्म को अलग करके उसके साथ मॉन्स्टर का सामना करने चली जाती है। ये मॉन्स्टर एक मकड़ी जैसा रहता है, जिसका सामना इचिको करता है, पर वह इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाता और घायल हो जाता है। जिसके बाद रेंजी वहां आकर उस मॉन्स्टर को मार देता है। यह वही है जिसने कल रात इचिको पर हमला किया था, और एक बार फिर से वे इचिको पर हमला कर देता है, पर रुकिया बीच में आ जाती है उसको बचाने के लिए। जिस पर रेंजी उसे कहता है कि मैं यहाँ इचिको को मार के तुम्हारी पावर्स तुम्हें वापस दिलाने आया हूँ, पर वे ऐसा करने से रेंजी को रोक देती है। तभी वहाँ रुकिया का भाई और रीपर्स का लीडर आ जाता है और पूछता है कि आखिर तुमने अपनी पावर एक साधारण से मानव को क्यों दे दी। जिस पर रुकिया कहती है कि मैंने उस मॉन्स्टर से बचने के लिए गलती से उसको अपनी सारी पावर दे दी है। अभी इसकी आंतरिक एनर्जी इतनी शक्तिशाली नहीं हुई है कि मैं इससे अपनी पावर्स ले सकूं। अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये मर जाएगा और मैं ऐसा नहीं चाहती। पर कैप्टन कहता है कि मुझे झूठे बहाने मत बताओ, ये हमारी दुनिया नहीं है। तुम्हें सोल वर्ल्ड में वापस आने के लिए अपनी पावर इससे जल्द ही वापस लेनी होगी, और इस काम के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा तक का वक्त देता हूँ, जिसके बाद मैं इसे मार दूंगा। और ये कहकर वे वहां से चला जाता है। वहीं ओरियो ये सब छुपकर देख रहा होता है। जिसके बाद हमें अगले सीन में इचिको अपने बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाई देता है, जो रुकिया से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने मुझे उस दिन क्यों बचाया था। अपनी जान को जोखिम में डालकर अपनी पावर शेयर करते समय तुम मर भी सकती थी, पर तुमने इस बात की फिक्र न करते हुए भी मुझे बचाया, ऐसा क्यों किया तुमने। पर इस बात का रुकिया कुछ जवाब नहीं देती, जिस पर इचिको उसके पास जाके पूछता है, लेकिन वे वहां नहीं होती। जिस पर वे डर जाता है और वहां से सीधे ओरियो के पास पहुंच जाता है और उससे सोल वर्ल्ड का रास्ता पूछता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे वहीं
ले गए हैं, जिस पर उरियो कहता है कि मुझे तो नहीं पता कि रुकिया को कहाँ ले गए हैं, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसे वहाँ से सालों पहले निकाल दिया गया था, जो अभी इसी शहर में रह रहा है, और उसका पता बताता है। जिसके बाद इचिको उसके पास पहुंच जाता है। यह वही आदमी है जिसने रुकिया को डिवाइस की बैटरी दी थी, जो उसको बताता है कि वे अपने भाई कैप्टन के पास गई है तुम्हारी जान का सौदा करने के लिए, जहाँ रुकिया अपने भाई से कहती है कि तुम मुझे मार दो, ये सब मेरी गलती है, पर इचिको को छोड़ दो। जिस पर उसका भाई कहता है कि आखिर तुम उसको क्यों बचा रही हो, वह एक साधारण सा इंसान है, वे इसके काबिल भी नहीं है। तभी वहाँ इचिको पहुंच जाता है और ग्रैंड फीचर, जो एक भयानक मॉन्स्टर है, उसको मारने का प्रस्ताव देता है और कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम रुकिया को छोड़ दोगे। जिस पर उसका भाई रजामंदी दे देता है और इचिको रुकिया को वहाँ से ले जाता है और उसके साथ फाइट की ट्रेनिंग करने लगता है। और धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन के साथ मेहनत करते रहने पर वे अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। फिर एक दिन जब इचिको के पिता और उसकी बहनें अपनी माँ की डेथ सेरेमनी मनाने उनकी कब्र पर जाते हैं, तो वहाँ इचिको की दोनों बहनों पर वे ग्रैंड फीचर मॉन्स्टर हमला कर देता है, जो दिखने में एक बच्ची जैसा दिखता है। जिसे देखते ही इचिको उसको पहचान जाता है, क्योंकि ये वही बच्ची रहती है जिसने इचिको की माँ को मारा होता है, और उसे देखकर वे उस पर हमला कर देता है अपनी पूरी ताकत के साथ। इसके बाद उनके बीच भयानक लड़ाई होती है और दोनों लड़ते लड़ते एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ इचिको के दोस्त भी रहते हैं। वे इचिको को देख तो नहीं पाते, पर उसकी मौजूदगी महसूस कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ इचिको अकेले ही उस खतरनाक मॉन्स्टर से सामना कर रहा होता है कि वहाँ ओरियो भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है और उसका साथ देने लगता है, और दोनों साथ में मिलकर लड़ते हैं और इस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब रहते हैं। और इचिको उसको अपनी तलवार से मार डालता है। जिसके बाद वे अपनी जीत का जश्न मना ही रहे होते हैं कि वह रेंजी आकर ओरियो के सीने में तलवार से वार कर देता है और उसे घायल कर देता है, जहां रुकिया का भाई उसे कहता है कि तुम अब सोल सोसाइटी में रहने के काबिल नहीं बची हो, तुम यहाँ रहकर मनुष्य की तरह ही हो गई हो, और रेंजी को उसे मारने को कहता है। जिस पर इचिको सामने आ जाता है और रुकिया को बचाने का वादा करता है। फिर रेंजी और इचिको के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इस फाइट में इचिको रेंजी को खुद पर हावी नहीं होने देता और रेंजी से मुकाबला करता रहता है उसे मात देने के लिए, और अंत में उसको हरा भी देता है। जिसके बाद वह रुकिया के भाई पर हमला कर देता है, पर रुकिया का भाई बहुत शक्तिशाली रहता है और उसकी तलवार के वार को बिना हिले अपनी 2 उंगलियों से ही रोक देता है और उस पर तलवार से हमला करके घायल कर देता है और रुकिया को मारने बढ़ता है। अभी इचिको उसको फिर रोकता है, जिस पर कैप्टन उसको फिर एक तलवार के वार से अधमरा कर देता है, पर इचिको अभी भी हिम्मत नहीं आता और कैप्टन को रोकने की कोशिश करता रहता है। पर इस बार कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपनी तलवार से इचिको का सर कर्म करने ही वाला होता है कि वहां रुकिया बीच में आ जाती है और इचिको की जान की भीख मांगती है और कहती है कि मैं इचिको से रेपर्स की पावर वापस ले लेती हूँ और उसके बाद वापस चल के जो आप कहोगे वही करूंगी। रुकिया की ये बात कैप्टन मान जाता है। जिसके बाद रुकिया इचिको को उसकी तलवार उसके हाथ में देकर इचिको से अपनी रिपर्स की शक्ति वापस मांगती है और कहती है कि ऐसा करते ही तुम अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा सकते हो, जहाँ सब आसान होगा, तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उससे वे पावर्स वापस लेकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद इचिको की आंखें बंद हो जाती हैं और वह सीधा अपने कमरे में उठता है और बाहर आता है, जहां उसकी दोनों बहनें कहते हैं कि तुम बहुत देर से सो रहे थे। जिसका जवाब देते हुए इचिको उदास मन से कहता है कि हाँ, एक लंबा सपना देख रहा था पर वह अब खत्म हो चुका है। जिसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इचिको को ओरियो मिलता है और वह उससे पूछता है कि क्या हमने पहले कभी बात की है, जिस पर ओरियो कहता है कि नहीं, पर मिलकर अच्छा लगा। और हमें इचिको क्लास में रुकिया को याद करते हुए दिखाई देता है। इसके बाद ये मूवी इसी नोट सो हैप्पी एंडिंग पे खत्म हो जाती है, जिसके बाद की कहानी हमें इसके अगले पार्ट में देखने को मिलेगी। दोस्तों, मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं आपको ऐसी फिल्मों की स्टोरी एक्सप्लेन करके बताऊं जो बाकी यूट्यूब चैनलों पर ना मिले, इसलिए डिफरेंट मूवी की स्टोरी देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आपको इस फिल्म की स्टोरी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।